गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास 10th का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, उसका दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। इससे पहले हम लोग पोषण पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। पिछला चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पोषण और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव था वीवीआई क्वेश्चन वो सब कर चुके हैं। अब अगला जो इसका टॉपिक है वो है श्वसन है। तो श्वसन श्वसन देखते हैं, श्वसन क्या है, किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है मनुष्यों में या अन्य जंतुओं में, वो देखते हैं। श्वसन में सबसे पहले देखते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमाकुंचन यानी ये जो क्रमाकुंचन है, यह यह जो है, ये जो आहार नाल हम लोग देख रहे हैं पिछला क्लास में, यानी पोषण में हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़े थे। जब भोजन इस आहार नाल के द्वारा ये होते हुए अमाशय में पहुंचती है, अमाशय में, तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए ये आहार नाल में एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं क्रमाकुंचन। इसी के कारण यहाँ से आहार नाल से होते हुए भोजन कहाँ तक पहुँचता है, अमाशय तक पहुँचता है। तो ये जो क्रिया है आहार नाल की, वह गति यानी यह जो क्रमाकुंचन है, ये एक प्रकार का गति है जो आहार नाल में होती है। इससे भोजन आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, जिसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। यानी क्रमाकुंचन एक प्रकार का गति है जो भोजन को आहार नाल के द्वारा कहाँ तक पहुंचाता है, अमाशय तक पहुंचाता है। अब देखते हैं आगे ये जो श्वसन है। देखिए, ये श्वसन का सबसे मुख्य भाग जो है फेफड़ा है, हमारा लंग्स है। श्वसन की क्रिया इसी फेफड़ा में ही संपन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हम लोग हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु यानी हवा। उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सारा गैस होता है। इसमें ऑक्सीजन, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कैप्टन, बहुत सारे गैस होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारे गैस होते हैं उसमें। लेकिन ये जो फेफड़ा में पहुंचने के बाद, फेफड़ा में जो वायु पहुंचता है वहाँ पे ऑक्सीजन का छटाई करता है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है हमारे ब्लड में, उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। और उस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है। और कोशिका में ही वास्तव में क्या होता है, श्वसन की क्रिया जो है, जिसे बोलते हैं आंतरिक दहन बोलते हैं, आंतरिक कोशिकीय दहन बोलते हैं, वह कोशिकाओं में होती है, जहाँ से भोजन का पाचन होता है और हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये श्वसन का मुख्य भाग क्या है, हमारा जो अंग है वह फेफड़ा है। और फेफड़ा से ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में यानी हमारे रक्त में मिश्रित होती है, और वहाँ से ब्लड के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुँचाई जाती है। फिर वापस ऑक्सीजन का दहन होने के बाद CO2 बनता है, फिर यह फेफड़ा होते हुए हमारे मुंह से CO2 बाहर निकाल दी जाती है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। भोजन प्रक्रम के दौरान हम जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। इन जीव इन ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों में करते हैं। जैव प्रक्रमों मतलब जैविक क्रियाओं में करते हैं। जैसे भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही हम सारे शारीरिक कार्य करते हैं। और विभिन्न शारीरिक जो क्रिया होती है, आंतरिक जो जैविक क्रिया होती है, वो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा हमें श्वसन के उपरांत ही प्राप्त होती है, जब कोशिकीय दहन होता है, यानी जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो हमारे शरीर में अवशोषित किए जाते हैं कोशिकाओं के द्वारा, उसका दहन होता है कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से, तब हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब है कोशिकीय श्वसन। श्वसन समझ गए हैं। अब श्वसन के प्रकार में देखेंगे कि कोशिकीय श्वसन क्या है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अभी बताए हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हमारे शरीर को, जो अवशोषित किया जाता है आंतों के द्वारा,
उसे ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, आंत अवशोषित करता है और उस आंत के द्वारा ब्लड में उस पोषक तत्व को भेज दिया जाता है। फिर ब्लड सारे कोशिकाओं तक पोषक तत्व को पहुंचाती है। फिर ब्लड जो है फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के फिर कोशिका तक पहुंचाती है, और जो पोषक तत्व जो मौजूद होता है कोशिका में, उसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे कोशिकीय दहन कहा जाता है, यानी कोशिकीय दहन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और इससे जो पोषक तत्व भोज्य पदार्थ होता है कोशिका में, उसका विखंडन होता है, यानी वहाँ पे उसका दहन होता है, पाचन की क्रिया होता है, और वहाँ से उसके बाद ऊर्जा और जल की हमें प्राप्ति होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रिया करते हैं। अब आगे देखते हैं, श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग चीज है। श्वसन हो गया श्वसन जो है एक जैविक प्रक्रिया है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स क्रिया है, बहुत इसमें रासायनिक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है। जबकि सांस लेना जो है, श्वास लेना जटिल क्रिया नहीं है, बस ये क्या है, श्वसन की यह क्रिया फेफड़े में होता है, यानी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी हवा यानी वायु को अंदर नाक के द्वारा प्रवेश कराना और फिर जो CO2 प्राप्त होता है उसको बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, यानी श्वास लेना कहलाता है। और श्वसन क्या हो गया, श्वसन जो है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा करके फिर उसका कोशिकीय दहन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है शरीर, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो श्वसन जो है जटिल प्रक्रिया है जो कोशिकाओं में होती है, और श्वास लेना जो है यह नाक के द्वारा हवा को अंदर प्रवेश कराया जाता है, फिर CO2 को बाहर निकाला जाता है, यानी इसमें जीव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन अंदर लिए और फिर बाहर CO2 छोड़ दिए, ये सांस लेना हुआ। और शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो क्रिया होती है वह क्या होता है, वह श्वसन क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं आगे क्या है कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, यानी विभिन्न जैव प्रक्रम का मतलब हुआ बहुत सारे जो जैविक क्रिया होती है उसके लिए ऊर्जा, यानी एनर्जी जो हमें मिलता है खाने से। कोशिका विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए कोशिकीय श्वसन के दौरान भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या हुआ है, कोशिकाएं जो है यह विभिन्न है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, ये विभिन्न है। कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा कोशिकीय श्वसन के दौरान भिन्न भिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करती है। कौन कौन सा विधि है, पहला देख रहे हैं, वो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ क्रियाएं होती है, श्वसन की क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी बिना ऑक्सीजन की भी होती है। जैसे ईस्ट किण्वन प्रक्रिया के समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, यानी ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो ईस्ट पाउडर के रूप में आता है। इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ नरम और स्पंजी होता है। इसके अलावा जो इमरती जलेबी बनाई जाती है उसमें भी ईस्ट पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनता है, उसमें भी ईस्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यह सुषुप्तावस्था में पाउडर के रूप में पाया जाता है। जैसे ये ईस्ट पाउडर जो है नमी के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, तो ये जीवित हो जाता है और अपना संख्या बढ़ाता है। और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी अगर कोई बर्तन में जलेबी के लिए अगर हम मैदा वगैरह सान करके उसमें ईस्ट पाउडर डाल के ढक दे तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, और वहाँ पे जो श्वसन की क्रिया होगा तो वहाँ जो ईस्ट जो है वह CO2 निकालता है, जिसके कारण वह जो है बुलबुले के रूप में मैदा से बाहर निकलती है, और वह जो मैदा या आटा है वह क्या हो जाता है, नरम और स्पंजी हो जाता है, उसका आयतन भी बढ़ जाता है। तो ये जो क्रिया होती है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इससे बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया यानी इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, यानी किण्वन प्रक्रिया। इसके द्वारा ईस्ट जो है यही क्रिया करती है। अब इसका प्रवाह इस प्रकार है, यानी
किस प्रकार होता है जो फर्मेंटेशन है, जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें 6 कार्बन ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है जिसे बोलते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है। इसमें 6 कार्बन है, देखिए 6 कार्बन है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वह क्या करता है, वो किस में टूटता है, 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में क्या करता है, विखंडित होता है, यानी टूट जाता है पायरुवेट में। और ये टूटने के बाद क्या क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, 3 उत्पाद यहाँ से प्राप्त होता है। यानी ईस्ट, यानी जो किण्वन जो क्रिया है, किण्वन जो क्रिया है, उस किण्वन क्रिया यानी फर्मेंटेशन के बाद जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, यह इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊर्जा है, ये तीनों प्राप्त होती है। ये हो गया, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है वो। क्योंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है, जो श्वसन होती है, उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय, यानी बिना वायु की उपस्थिति में, इसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, यानी इसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अगर उदाहरण कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन क्रिया है जो ईस्ट के द्वारा किया जाता है इससे, और उसके बाद से क्या क्या बनता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब दूसरा जो हम देखेंगे वो है ऑक्सीजन का अभाव में। ये था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बिल्कुल ऑक्सीजन न हो, हवा की उपस्थिति बिल्कुल न हो। और ये अभाव में, अभाव मतलब होता है कमी, यानी जितना होना चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति उतना नहीं, उससे कम, यानी कमी है, अभाव है। ये देखते हैं ये क्या है। तो जो ऑक्सीजन के जो अभाव में होती है, ये जो है खासकर जब हम मनुष्य या हम लोग जब कोई शारीरिक कार्य करते हैं या कोई शारीरिक मेहनत वाला कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या लेबर मजदूर जो लगातार काम करते हैं, उस समय क्या होता है, चाहे हम जो व्यायाम वगैरह करते हैं, कठोर व्यायाम करते हैं, तो उस समय सांस सही से ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर में नहीं हो पाती है, यानी अभाव पाया जाता है, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इस कारण जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में उपस्थिति होता है। इस समय लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशी में बनता है, यानी इस कारण, इसी अम्ल के कारण हमारे हाथ पांव में दर्द होता है, दर्द की अनुभूति होती है। यानी हम जब खूब दौड़ते हैं तब पैर क्या होता है, दर्द करने लगता है। वह दर्द का सबसे मेन कारण क्या है, तो हमारे मांसपेशी में, पैर के मांसपेशी में, या जो भी जहाँ भी दर्द कर रहा है शरीर के पार्ट, उस मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हमें दर्द की अनुभूति होती है। ये होता कब है, तो जब शरीर में ऑक्सीजन की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, यानी जितना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज में लगे होते हैं और सांस पर ध्यान कम जाता है, और हमारे सांस जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। तो इस कारण हमारे शरीर में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशी में दर्द की अनुभूति होती है। तो इसमें किस प्रकार से टूटता है, तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो अभी बताए हैं C6H12O6, वो जो है 3 कार्बन अणु वाला पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है, और टूटने के बाद 2 उत्पाद बनाता है। पहला है लैक्टिक अम्ल और दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा से हम शारीरिक काम करते हैं, क्रिया करते हैं, और लैक्टिक अम्ल जो एक्स्ट्रा बनता है, इससे हमें मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। तीसरा देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
यानी तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की जो जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना पूर्ति हो रहा है। इसमें यह प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसका प्रवाह निम्न प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है 3 कार्बन अणु वाला पायरुवेट में विखंडित होता है और इससे बनता क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये जो है हम जब नॉर्मल होते हैं, बैठे होते हैं आराम से, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल स्थिति में होते हैं, उस समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। इससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्वसन की क्रिया होती है वह हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस। इससे बनता क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक से शरीर से बाहर निकालते हैं, जल जो हम यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, पसीना के द्वारा भी बाहर निकलता है अतिरिक्त जल, और अधिक मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है, यानी काम करने के लिए शक्ति, जो हमें शारीरिक काम करने के लिए हमको क्या मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसे क्या बोलते हैं, वायवीय बोलते हैं। वायवीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब उसी तीनों को यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में समझाया गया है। देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है जो C6H12O6 है, वह कोशिका जब दहन होती है, श्वसन होती है, तो वो 3 रूपों में ये विखंडित होता है। कब, तो जब कोशिका द्रव में, यानी कोशिका, जब कोशिका पढ़ेंगे तो सारी कोशिका का हम लोग पाठ पढ़ेंगे, और आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, 8वां 9वां में भी पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो ईस्ट का उदाहरण हम लोग पढ़े हैं। ईस्ट में, इसमें क्या होता है कि एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। ये तीनों ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। पूछेगा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होती है यानी श्वसन होती है तो क्या क्या बनता है, तो 3 चीज बनता है, एक इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, जब पूछेगा जब ऑक्सीजन के अभाव में बनता है, यानी जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है शरीर को, तब जो श्वसन होती है तो उसके बाद क्या उत्पाद बनता है, तो उसमें है लैक्टिक अम्ल जो हमारे मांसपेशी में दर्द का अनुभूति कराता है, दूसरा ऊर्जा जिससे हम काम करते हैं, और तीसरा इससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल से शरीर में जो है दर्द की अनुभूति होती है, ऊर्जा है, और कुछ मात्रा में जल भी क्या होता है, बनता है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हो तब क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ये तीनों आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जिसमें जो वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। यह जो है वायवीय श्वसन जो है, यह ग्लूकोज का विखंडन यानी कोशिका में क्या करता है, यह शोषण करके कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थों का दहन करता है, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज का विखंडन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, यानी अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंट में, तो क्या बोलते, उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब है वायवीय और अवायवीय में अंतर। ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से इसको कीजिएगा, ठीक है। इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। इसको हम फिर जब हम सेट बनाएंगे, सेट प्रैक्टिस कराएंगे, इसको फिर अच्छे से पढ़ाएंगे,
अच्छा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी नॉलेज के लिए अच्छा से इसको सुनना है, समझना है। तो वायवीय और अवायवीय में अंतर क्या है तब देखते हैं। वायवीय में वायवीय वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जानते हैं, वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में होती है, अवायवीय जो वायु की उपस्थिति में यानी वायु की अनुपस्थिति में होती है। तो वायवीय में अवायवीय में देखते हैं, पहला में इसमें 2 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें 3 कार्बन वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अवायवीय में 2 कार्बन वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है और वायवीय में तीन कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, पहला हो गया दोनों में अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है, यानी अवायवीय जो है कोशिका द्रव में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। लेकिन ये जो है वायवीय जो है यह पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है, वायवीय श्वसन। तीसरा है, यह निम्न वर्गीय जीव जैसे ईस्ट कोशिकाओं में होता है, यानी यह छोटे जीव जो सूक्ष्म जीव है जैसे ईस्ट है, वो सब जीवों में होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये जो है वायवीय जो है यह उच्च वर्गीय जीवों में होता है। उच्च वर्ग में हम लोग आते हैं, जीव मनुष्य है, जानवर है, ये सब क्या है उच्च वर्ग में आते हैं। और जो कोशिका वगैरह सॉरी जो सूक्ष्म जीव वगैरह है, ईस्ट वगैरह है, वो निम्न वर्गीय जीवों में आते हैं। चौथा है, इस प्रकार की श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पांचवा है, इसमें ऊर्जा के साथ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही और ऊर्जा भी बनेगा और इसमें जल बनेगा, यानी अवायवीय में एक एक्स्ट्रा एथेनॉल बनता है और वायवीय में एक्स्ट्रा जल बनता है, और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बनता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ऊर्जा का उपभोग। उपभोग मतलब ऊर्जा का क्या क्या काम है, किस प्रकार से शरीर में उपयोग किया जाता है ऊर्जा का। तो कोशिकीय शोषण द्वारा जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग। एटीपी का एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। यह एक ऊर्जा का उत्पाद है जिससे हमारी कोशिका में यह बनती है श्वसन के बाद, से हमें ऊर्जा यानी काम करने के लिए शक्ति मिलता है। एटीपी का सब लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, तो ऊर्जा का उपयोग क्या होता है कि तत्काल जो है क्या है, एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं एवं ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे पहला है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है यानी प्राप्ति होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरिक जो क्रिया है उसका परिचालन करती है। दूसरा काम क्या है, का उपयोग शरीर विभिन्न जटिल अणुओं के निर्माण के लिए भी करता है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण शरीर में नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी इससे प्रोटीन भी बनता है। प्रोटीन के बनाने में भी इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर निर्माता बोलते हैं। इससे नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देना अति आवश्यक है, क्योंकि उसका शरीर क्या होता है, ग्रोथ के स्तर पर होता है, से प्रोटीन देना जरूरी होता है। तीसरा है, एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, जो हमारा मांसपेशी है, तंत्रिका आवेग यानी नर्वस सिस्टम
का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए भी होता है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह एटीपी जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। जो क्या क्या करता है, तो हमारा जो मांसपेशी है उसको सिकुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तंत्रिका आवेग जो नर्वस सिस्टम जो सिग्नल इधर से उधर करता है, जो काम करता है मेंटली, उसका संचरण करता है। और और भी जो अन्य बहुत सारे हमारे शरीर में क्रिया होती है, उसमें क्या करता है, यह मदद करता है। अगला है वायवीय जीवों में, वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक तत्व। वायवीय हम लोग क्या है, हम लोग वायवीय जीव हैं, क्योंकि अभी पढ़ाए हैं हम लोग उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के जंतु है। मनुष्य जानवर सब उच्च वर्गीय है। तो हम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम श्वसन की क्रिया करते हैं, तो इसलिए क्या है, वायवीय श्वसन है। तो यह एक श्वसन क्रिया क्या है, चलिए वायवीय जीवों में, हाँ चलिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। यानी वायवीय श्वसन के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या शर्त है, कब होगा वायवीय श्वसन। तो पहला क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करना। यानी जब हम पर्याप्त मात्रा में सांस भर के हम ऑक्सीजन लेंगे, तब ये क्या होगा, वायवीय श्वसन की क्रिया होगी। यानी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, श्वसन क्रिया वायु के संपर्क में हो। यानी हम वायु के संपर्क में रहेंगे, वायु के उपस्थिति में रहेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा हो वहीं पे क्या होगा, यह वायवीय श्वसन होगा। अब देखते हैं श्वसन क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है देखते हैं, श्वास लेना हो गया है। श्वास लेना है क्या है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, सांस लेने की क्या होता है, यह फेफड़े में होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि सांस लेना जो है ना यहीं तक है, नाक से सांस लिए बस फेफड़ा तक आया, यहीं तक इसका काम है। और फिर जो CO2 आया उसको क्या करना है, बाहर निकाल देना, इतना ही काम है। और जो कोशिकाओं में होता है वह दूसरा क्रिया कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को सिर्फ अंदर प्रवेश कराते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, और अंदर कराते हैं तो रक्त में कौन क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। अब देखते हैं विसरण। विसरण 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 कोशिकाओं की झिल्लियों द्वारा कुछ चुने हुए गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी क्रिया को विसरण बोलते हैं। विसरण क्या है, जब कोशिका जो है, कोशिका कोशिका में हम लोग को पता है कि कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होता है, पतला परत झिल्ली होता है, और यह जो है पारगम में होता है। पारगम का मतलब क्या होता है, यह पारगम होता है। पारगम का मतलब होता है कि यह जो झिल्ली है यह विशेष प्रकार का बना होता है, इसका बहुत विशेष इसका गुण होता है। यह कुछ गिने चुने पदार्थों को ही क्या करता है, अंदर प्रवेश करने देता है और अंदर से बाहर निकलने देता है। यानी ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सभी पदार्थों को नियंत्रित करता है। जिसको ये परमिशन देगा वही कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, और जिसको परमिशन देगा वही बाहर निकलेगा। तो ये झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो चयनित गैस होता है, गैस या कोई भी खाद्य पदार्थ, इसे अंदर और बाहर आने की अनुमति देता है कौन, कोशिका झिल्ली। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। यानी विसरण क्या हुआ कि गिने चुने भोज्य पदार्थों या गैसों को अंदर और बाहर आने की जो क्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। और यह विसरण क्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, तो कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली क्या होता है, पारगम होता है। पारगम मतलब ये विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर और बाहर आने की अनुमति देता है। तो चलिए अब देखते हैं पौधों में विसरण की दिशा। पौधों में विसरण की दिशा, तो विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यानी पौधा में ये जो है विसरण की दिशा, यानी ऊपर और टहनियों के तरफ, शाखाओं के तरफ जो दिशा है वह पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है।
यानी किधर जाना है, जिधर आवश्यकता है उधर ही क्या होगा, विसरण की क्रिया। जैसे अब देखते हैं पौधा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है, पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं, ठीक है। और पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे, अच्छा से आज जान लीजिए। पौधे भी श्वसन करते हैं हम लोग जैसे, ठीक है। श्वसन में जब रात्रि होती है, रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और रात में सूर्य प्रकाश मिलता नहीं है। तो रात में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है, में श्वसन की क्रिया होता है। क्या होता है, श्वसन की क्रिया। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। मतलब रात्रि के समय पेड़ पौधा हम लोग जैसा श्वसन की क्रिया करने लगता है, और जैसी धूप होती है, दिन होती है, तो हम लोग के उल्टा करने लगता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो रात्रि के समय पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय वृक्षों, पेड़ों या वृक्षों के नीचे नहीं सोया जाता है, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, CO2 छोड़ रहे होते हैं, और पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और CO2 छोड़ रहे होते हैं। इस परिस्थिति में क्या होगा, अगर हम घने या बड़े वृक्षों के नीचे अगर रात में सोएंगे, तो उस जगह पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इससे हमें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। और पौधे दिन में क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उल्टा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण हम लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ चुके हैं कि CO2 लेते हैं, और अपना जो भोजन बनाने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिसका उपयोग फिर हम पुनः श्वसन में करते हैं। अब एक कठिन व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाता है। कठिन व्यायाम के समय श्वास की दर अधिक हो जाती है, क्योंकि कठिन व्यायाम से कोशिका में श्वसन की क्रिया जो है क्या होता है, बढ़ जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है ज़्यादा, जितना जब तक ताकत नहीं मिलेगा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करने के लिए शरीर में की कोशिकाओं में तेजी से श्वसन की क्रिया होती है, ताकि जल्दी जल्दी ऊर्जा का निर्माण कर सके, ATP का निर्माण कर सके। इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने के लिए, यानी डिमांड बढ़ जाता है ऑक्सीजन का, इसलिए क्या होता है, श्वसन की दर बढ़ जाती है। यानी तेजी से हमारा श्वसन दर जो है, सांस लेने की दर है, वह तेज हो जाती है, तेजी से हम लोग सांस लेने लगते हैं। इससे अधिक ऊर्जा का खपत होता है, यानी जिसमें एक्सरसाइज करते हैं। ऑक्सीजन की मांग कोशिकाओं में बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में CO2 निकलने लगते हैं, जिससे श्वास की दर अधिक हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग श्वसन की क्रिया पढ़ लिए हैं, एक बार ओवरव्यू बता देते हैं श्वसन क्या है। तो श्वसन जब हम नाक से, पर्यावरण से वायु लेते हैं, वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, और गैस हमारे फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े फेफड़ा में जाने के बाद उस वायु से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन को अवशोषित करके हमारे रक्त में मिला दिया जाता है। वह रक्त जो है हमारे हार्ट में पंपिंग के द्वारा वो सारे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन के पहुंचते ही वहाँ कोशिका में जो उपस्थित पोषक तत्व है, जो हम भोज्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त हुआ है, का कोशिकीय दहन होता है। कोशिकीय दहन के दौरान ऊर्जा जल और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलता है, और CO2 बनता है। क्या क्या बनता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जल निर्माण होता है, और CO2 बनता है। ऊर्जा का काम शारीरिक कार्य में करते हैं, शरीर के ग्रोथ में करते हैं, हमारा शरीर करता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नाक द्वारा वापस छोड़ देते हैं। और जल जो है हमारे यूरिन यानी पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, और अतिरिक्त जो जल होता है वह पसीना के द्वारा भी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, श्वसन है। तो श्वसन एक प्रकार का जटिल अंग है, जटिल प्रक्रिया है, जबकि सांस लेना जो है एक
जैविक जो है, जो सांस लेना यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये सांस लेना हुआ। और श्वसन जो है, ये पूरा जो अभी प्रक्रिया बताए हैं, ये श्वसन क्रिया कहलाता है। तो आज का वीडियो खत्म हो रहा है। आज का जो श्वसन चैप्टर था वो खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह से संबंधित जो हमारा क्लास होगा वह VVI ऑब्जेक्टिव के लिए लेकर के आएंगे। अच्छा से आप लोग इसको पढ़िएगा ध्यान से, जहाँ जहाँ बोले हैं नोट कर लेना है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये सब एग्जाम में आने वाला ही जो हम इम्पोर्टेंट करके बताए हैं। फिर जब हम लोग सेट बनाएंगे, बहुत जल्द सेट लेकर के आ रहे हैं, तब उस वहाँ पे सारे क्वेश्चन को, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन को देखेंगे और बढ़िया से एक एक करके हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए, आप लोग अच्छा से वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।